नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है मॉर्निंग आगाज का, तो आइए रुक करते इन प्रमुख खबरों की ओर, जो कि पहली खबर रामनगर से है। राजकीय शिक्षक संघ ने प्रधानाचार्य सीधी भर्ती प्रक्रिया को निरस्त किए जाने, सभी स्तरों की पदोन्नति किए जाने, स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू किए जाने समेत अन्य मांगों को लेकर चल रहे आंदोलन के क्रम में शिक्षकों का एक शिष्टमंडल विधायक दीवान सिंह विशिष्ट मिला और अपनी मांगों को ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें, संगठन के प्रांतीय नेता नवेंदु मठपाल के नेतृत्व में उन्होंने कहा कि वे मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री को आंदोलन की वस्तु स्थिति से अवगत कराते हुए शिक्षकों की समस्या से त्वरित निस्तारण हेतु सक्षम अधिकारियों को निर्देशित करने के लिए अपील करें। घिराव नहीं किया है, उनको एक ज्ञापन दिया है और राजकीय शिक्षक संघ की प्रांतीय कार्यकारिणी के आह्वान पर हम लोग प्रधानाचार्य सीधी भर्ती परीक्षा निरस्त करो, सभी स्तरों की पदोन्नति सूची जारी करो, स्थानांतरण के आदेश निर्गत करो समेत अन्य मांगों को लेकर पिछले एक माह से आंदोलनरत हैं। इसी संबंध में आज हमने पूरे प्रदेश स्तर पर यह आंदोलन चल रहा है। हमने माननीय विधायक जी से आज भेंट करी, उनको एक ज्ञापन सौंपा और उनसे अनुरोध किया कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय शिक्षा मंत्री जी को वस्तु स्थिति से अवगत करा करके हमारी समस्याओं का समाधान करें। और हमारी कल 17 सितंबर को देहरादून में पूरे राज्य स्तर की बड़ी रैली है। हमारा कल मुख्यमंत्री आवास घेरो रैली है, जिसमें हजारों शिक्षक पूरे उत्तराखंड भर से पहुंचेंगे और हम अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। अगली खबर रुड़की से है। रुड़की तहसील में आज तहसील दिवस के मौके पर तहसील परिसर में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट द्वारा 51 लोगों की समस्या सुनी, जिनमें कुछ समस्याओं का निस्तारण मौके पर ही किया गया। जो बाकी बड़ी समस्याएं हैं उनको लेकर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द निस्तारण करने के आदेश दिए। इस मौके पर तहसीलदार विकास अवस्थी, यूसुफ अली सहित ज्यादातर विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। जिन विभागों के अधिकारी मौके पर नहीं पहुंच पाए उनको लेकर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने कार्रवाई की बात कही है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने कहा कि सभी समस्याओं को गंभीरता से सुना गया और अधिकारियों को उन पर जल्द से जल्द समाधान करने के आदेश दिए गए। शिकायतें आई और कितनी शिकायतें आई? हमारा लगभग टोटल 51 शिकायतें आई सभी तहसील में। उसमें से हमने आज अवसर ये भी प्राप्त हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्म दिवस के दौरान उन्होंने सभी तहसील में कितना भी लोग आए थे उनको आज एड्रेस भी किया गया कि इस महत्व तहसील दिवस का कितना महत्व है। हमारा लेवल पे तहसील का लेवल पे शिकायत था, उसमें से हमने तुरंत और तत्काल कार्रवाई करने के लिए हमने तहसील संबंधित कार्रवाई हमारा तहसीलदार और बाकी टीमों को निर्देश दिया गया। और बाकी हमारा अन्य समस्या ये भी थी कि कहाँ कहाँ फसल थी और कई जांच चल रही थी, उसका कार्रवाई जल्दी करने के लिए मांग की गई है। और जल भराव का समस्या और निर्माण कार्य के स्लो पेस के ऊपर भी शिकायत। जब पेमेंट से संबंधित या फिर राशन डीलर से संबंधित कुछ शिकायत आई है, माधोपुर का एक मामला था, क्या है? राशन की दुकान के बारे में उनको पिछले 4 महीने से कोई खुला बैठक नहीं हुआ ताकि प्रस्ताव नहीं बन पा रहा है, क्योंकि अभी दूसरी दुकान अटैच है। उसके बारे में हमने भी यही पता किया कि अक्टूबर में अभी ज़रूर होने वाला है उनका खुले बैठक। ईडीओ पंचायत हमारे प्रतिभाग किए थे, उनको मैंने बता दिया कि अगले बैठक में इसका प्रस्ताव रख के आगे का कार्रवाई करने के लिए निर्देश। सर, सीएम साहब संबोधित कर रहे थे, उनका कहना था कि अधिकारी गंभीरता से लें, लेकिन आज भी बहुत अधिकारी कर्मचारी ऐसे थे जो नहीं आए। इसे क्या कारण मानते हैं? 2-3 विभागों से नहीं आए हैं, उनको हम जरूर तो एक्सप्लेनेशन तो हम पूछ ही रहे, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकता है। बार बार ऐसा ही एब्सेंट माना जाएगा तो अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का निर्देश होगा। सर,
खबर जनपद ऊधम सिंह नगर की जसपुर नगर से है, जहां जयपुर कांग्रेस क्षेत्रीय विधायक आदेश सिंह चौहान ने जसपुर क्षेत्रीय पूर्व विधायक एवं वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल द्वारा 551 खिलाड़ियों संग स्टेडियम की मांग रखते हुए 7 घंटे उपवास पर बैठने के अगले दिन आज अपने कार्यकाल पर और वापस प्रेस वार्ता की गई, जिसमें उन्होंने भाजपा सरकार एवं जसपुर क्षेत्रीय पूर्व विधायक पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि 3 बार विधायक रहे भाजपा नेता पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल द्वारा 7 घंटे का उपवास रखना अपनी खिसकती राजनीति को बचाने के लिए मात्र खिलाड़ियों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना है। मेरे विधानसभा में भी उठाने के बाद ज्ञापन देने के बाद, क्योंकि जब सीएम साहब ने ये हमीदी जब थे पहली सरकार में, तब मैंने इनको ज्ञापन देने की मैं मंडी कि जो मेरी ये सूचना मांगे प्राथमिकता है। उन्होंने मुझे आश्वस्त भी किया था कि मैं एक चीज़ आपकी जरूर करूँ, लेकिन वो नहीं। लेकिन मैं एक बात दूसरी कह, मेरी 5 मांगे बड़ी हैं जो मैं चाहता हूँ कि ये जसपुर की मूलभूत रोडवेज अड्डे की स्थापना, रोडवेज अड्डे की स्थापना की मैंने मांग करी है। अस्थायी रोडवेज मैंने अड्डा बनाया तो पूर्व विधायक द्वारा उसमें काम लड़ाई करेगी और मेरे लोगों के खिलाफ रोडवेज विभाग के द्वारा FIR दर्ज करेगी। वो प्रमाणित चीज, जिस चीज का जब उन्हें लगता है कि ये काम हो जाए वो उसमें रोड़ाता है, सत्ता होने का लाभ उठा। मैं तो उनसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपने खुद उपवास की घोषणा करते कि मैं उपवास रखूंगा बच्चों के हित के लिए, और लोगों से आह्वान करते आपने कहा 551 बच्चे आप उपवास रखेंगे, हम उनको समर्थन देंगे। तो समर्थन के पीछे से दिया जाता है, क्योंकि उनके आगे बैठ कर समर्थन होता है। तो आप पहले अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं, आप चाहते नहीं बच्चों के लिए स्टेडियम में। अगर आप चाहते हो तो आप जो है 2022 से लगातार 15 तक आप विधायक रहे, 2 बार जो है सरकार में राज्य दायित्वधारी रहे, आपने एक बार भी बात नहीं उठाई, मुद्दा नहीं उठाया कि यह स्टेडियम बने। और जिस दिन निरस्त किया सरकार ने, तब सरकार आपकी रही, आपने इसका विरोध क्यों नहीं किया कि साहब स्टेडियम निरस्त क्यों हो रहा है। जिस दिन हमारा अस्थायी रोडवेज बस स्टैंड खत्म कर दिया गया, आपने तब इसका मुद्दा क्यों उठाया कि साहब ये बना रहना चाहिए। जब मैं कहता हूँ कि आप पॉलिटेक्निक बनना चाहिए, आपके मुँह जो सिल जाती है। मैं चाहता हूँ कि डांग का जो हमारा एरिया है वो ग्राम सभा घोषित हो, तो आप क्यों चुप हो जाते हैं। केवल आप राजनीति रोटी सेकने के लिए कर रहे हैं। उपवास रखें तो बच्चों को मोहन न रखें। आप चाहें तो मुख्यमंत्री से उन्हें कौन रोकेगा मिलने में। हम मुख्यमंत्री योगी काशीपुर आए थे, आपने 3 दिन पहले मुख्यमंत्री आए, आपने तो हमारी मांग नहीं रखी कि माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा करो स्टेडियम बनना चाहिए, और 3 दिन बाद तुम्हें याद आता है कि साहब स्टेडियम बनना चाहिए। मुख्यमंत्री से मिलते हो तो याद नहीं आता, और 3 दिन बाद याद आता है स्टेडियम बनना चाहिए। मैं ये बात नहीं समझ पा रहा। जिस व्यक्ति को बनाना है वो हमारे CM है, वो सरकार को बनाना है, और सरकार से काशीपुर आए और तुम वहां मांग नहीं रखते। तो ये राजनीतिक स्टंट है। वो केवल अपनी खोई हुई राजनीति को दोबारा से बच्चों के कंधे पर चलकर जिंदा करना चाहते हैं। ये खाली एक राजनीतिक स्टंट था उनका, वो कभी नहीं चाहते जसपुर का विकास मांग करेंगे, कभी ज्ञापन के माध्यम से, कभी प्रश्न लगा के, कभी CM से मिलके। लेकिन मेरे पास आज तक कोई व्यक्ति ये कहने नहीं आया कि विधायक जी आप धरना देना चाहिए। मैं कहता हूँ कि हमारे जसपुर की जनता को ये बदला दे जाता है कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि जब आप होर्डिंग लगा दोगे स्टेडियम स्वीकृत हो गया तो जनता सो गई। मैं पूछना चाहता हूँ, जब आपका स्टेडियम स्वीकृत नहीं तो आपने क्यों होर्डिंग लगाए। उन लोगों को ऊपर पता होना चाहिए कि आपका आंदोलन में चले जाते जो मेरे देखिए लोग आएंगे तो तब लोग आंदोलन लोग नेता नहीं करते, नेता राजनीति करता। मेरे जब मुख्यमंत्री नहीं सुन रहा, मैंने राज्यपाल का नाम ज्ञापन दिया। अब हमारा सर्वोच्च कौन है, सरकार के बाद राज्यपाल है। हम अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं कि भाई ये काम होना चाहिए, लेकिन करना सरकार है। मैं विधायक हूँ तो मैं 1 साल के अंदर ये 3 काम आपको करा कर दूंगा, जो मेरी प्राथमिकता है। यहाँ पॉलिटेक्निक भी होगा, यहाँ रोडवेज स्टैंड भी होगा, और यहाँ स्टेडियम भी होगा। मतलब आपको कोई नहीं मिला हम
हरिद्वार कॉरिडोर योजना के तहत बस अड्डे को शिफ्ट किए जाने का व्यापारियों ने किया विरोध। मंगलवार को हरिद्वार की सभी व्यापार मंडल ने एकजुट होकर हर की पौड़ी से लेकर सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय तक पैदल मार्च किया। कॉरिडोर योजना में किए जाने वाले काम को लेकर व्यापारियों का विरोध सड़कों पर उतरे। व्यापारियों के इस हल्ला बोल कार्यक्रम में कनखल, ज्वालापुरा और हरिद्वार से बड़ी संख्या में व्यापारी शामिल हुए। व्यापारियों का कहना है कि बस अड्डे को शिफ्ट किए जाने सहित कॉरिडोर का जितने भी काम हरिद्वार में होने हैं उसमें व्यापारियों से सलाह और परामर्श के बाद ही करने की बात की गई थी, लेकिन अब जिस तरह से बस स्टैंड को शिफ्ट किए जाने की खबरें चल रही हैं उससे व्यापारी आक्रोशित है और शासन प्रशासन को चेतना चाहिए कि बिना व्यापारियों की सहमति के कोई भी इस तरह का कार्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। व्यापारियों ने चेतावनी दी कि यदि बस स्टैंड को शिफ्ट किया जाता है तो व्यापारी आत्मदाह करने को विवश होंगे। देख रहे हैं अब शराब के ठेके के बराबर में जो जगह जमीन देखी जा रही है बस अड्डे के लिए, तो इस चीज को देखते हुए ये व्यापारी बार बार पूछ रहा है, और जब बार बार पूछता है तो फिर फोन आते हैं कि आपने ऐसा ये कर दिया वो कर दिया। अरे भाई आप बता तो कर क्या रहे हो। जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने ज्ञापन दिया ऋषिकुल में, आपको याद होगा 1.5-2 साल पहले की बात है, जब उन्होंने हमारे को कहा था कोई भी योजना बनेगी स्टेक होल्डर को, व्यापारी को साथ में लेकर बनेगी, तो आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? क्या कर रहे हैं? यही कर रहे हैं कि हम इसके बस अड्डा स्थानांतरण और तोड़ फोड़ के खिलाफ हैं। किसी भी योजना में, किसी भी सरकारी योजना में अगर शहर तहस नहस होता है, एक एक व्यापारी सड़कों पे होगा। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, और आने वाला अगर ये इसी तरह से शोषण करेंगे व्यापारियों का, एक एक व्यापारी सड़कों पे होगा, दुकान बाजार बंद होगा, यात्री को पानी तक नहीं मिलेगा। आखिर क्या है, वजह क्या है? देखिए, ये प्रदर्शन उस व्यवस्थाओं के है लिए जो शासन प्रशासन बनाना चाहता है, और हम वो व्यवस्था बनाने नहीं देंगे। चाहे वो कॉरिडोर के नाम पे तोड़फोड़ हो, सौंदर्यकरण के नाम पे तोड़फोड़ हो, बस अड्डे को यहाँ से शिफ्ट करने के लिए तोड़फोड़ हो, हमारा बिल्कुल विरोध है। हरिद्वार में जो होगा वो व्यापार मंडल की सहमति से होगा। बिना व्यापार मंडल की सहमति से हम किसी भी शासन प्रशासन को कोई काम करने नहीं देंगे। ये हमारा डंके की चोट पे है। और आज तो ये अभी एक उदाहरण है, अभी तो ये लड़ाई की शुरुआत का ये उदाहरण है जो आपने व्यापारियों का जन सैलाब देखा है। और इसके बाद अगर शासन प्रशासन नहीं माना और व्यापारियों की बात उसने नहीं मानी तो हरिद्वार की क्या हालत होने वाली है ये शासन प्रशासन खुद समझ सकता है, ये उनका मानना है। लेकिन अभी तक प्रशासन ने ये साफ नहीं किया है कि बस अड्डा शिफ्ट होगा या नहीं होगा, क्योंकि अभी जो बात हुई है उनका कहना ये है कि हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है। देखिए, अगर उनका प्लान नहीं है तो ये परिवहन विभाग के लोग जगजीतपुर में जाकर तो नपाई क्यों कर रहे हैं, सड़कों की नपाई क्यों हो रही है, चंडी द्वीप के नीचे गौरी शंकर द्वीप पे नपाई क्यों हो रही है, ये गुमराह करने की कोशिश है। हरिद्वार की व्यापारी की जनता को ये गुमराह किया जा रहा है। जैसे कि व्यापारी अधिकारियों की कार्यश्रेणी होती है ना, कार्यशैली होती है कि बताओ कुछ करो कुछ, और ये स्थिति वो है। लेकिन उनका कहना ये है कि अब तुम के लिए अस्थायी बस अड्डे को बनाने अरे तो के लिए स्पष्ट करें ना, हम तो हमें भी पता, हम यहाँ के नागरिक हैं, 56-57 साल की उम्र हो गई, हम भी यहाँ के नागरिक हैं कि हर कुंभ अर्ध कुंभ में अस्थायी मेले, अस्थायी बस अड्डे बनते हैं, शौचालय बनते हैं, टेंट सिटी बनती हैं। हम कब उसका विरोध कर रहे हैं? चाहते हैं कॉरिडोर बने बाजार? नहीं, बाजार में कॉरिडोर क्यों बने, जरूरत क्या है? कॉरिडोर बने तो सबसे पहले शिवालिक पर्वत को देखो ना, जो हालत है शिवालिक पर्वत की, कभी वो टूट रहा है, कभी वो काली मंदिर के ऊपर बोल्डर गिर जाते हैं। आज ये बादल जो फट रहा है, जो उत्तराखंड के अंदर जो त्रासदी आ रही है, इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे सोचना समझना चाहिए कि वो ये सब चीजें क्यों हो रही हैं। विकास कर रहे हैं विनाश की ओर, ऐसा विकास हमें नहीं चाहिए जिसमें विनाश हो। क्या करेंगे आगे? आगे लड़ाई लड़ेंगे। अगर शासन प्रशासन ने हमारी बात नहीं मानी तो लड़ाई लड़ेंगे। हमारे पास लड़ाई के बहुत हुए हैं। हमारे पूरा जिला हरिद्वार में व्यापार मंडल की एक इकाई हमारे साथ है। ऐसी कोई इकाई नहीं है व्यापार मंडल की पूरे जिले के अंदर जो मेरे साथ नहीं है। आज ये जो व्यापारियों का जन सैलाब देख रहे हो, ये संपूर्ण जिले की इकाई है, शहर की इकाई है। ज्वालापुर, कनकल, शिवालिक नगर, ये सब जगह से, हैदराबाद से, मिसरपुर से, बुड्ढी माता से, ये सब लोग आए हुए हैं। ये व्यापारियों का जन सैलाब है। और आगे देखना, अभी तो लड़ाई की शुरुआत है, आगे और कैसी लड़ाई लड़ेंगे। आत्मदाह करना पड़ा तो आत्मदाह भी करेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। रुड़की के कुछ ही दिनों पहले पिरान कलियर दरगाह साबिर पाक की लंगर रसीद में घोटाले को लेकर आरोप में 2 कर्मचारियों पर लगे थे आरोप। लेखाकार की शिकायत पर दरगाह प्रबंधक रजिया बेगम ने दोनों कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा था। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आरोपी कर्मचारी से फर्जी खादिम दरगाह प्रबंध रजिया पर पैसे से
नजराना देते हुए दिखाई दे रहे हैं। बंदे के साथ ही घूम रहे हैं सर, इस बात की शिकायत कर रहे हैं सर। नहीं देखो, उनको पहले ही मैंने उधर हटा के स्पष्टता पूछा था। अभी जांच करके बाद उसको तो उधर से हम हटाएंगे कि जांच में पाया जाएगा तो कार्रवाई होगा, निलंबन का होगा या हटाने का भी होगा, वो एक जांच का विषय है। जैसे एक वीडियो वायरल हो रहा है, प्रबंधन के साथ में घूमते हुए नजर आए हैं, पैसे लुटा रहे हैं, पैसे लुटाते हुए वीडियो वायरल हो रहा है सर। आरोपी जो है उनका वीडियो वायरल हो रहा है, पैसे भी लुटा रहे हैं और प्रबंधन के साथ में ही घूम रहे हैं। तो मैं इसको वो कहता आपके माध्यम से ही लेते हुए मैं सख्त निर्देश दे दूंगा प्रबंधक को कि ऐसा कुछ कार्रवाई कहता ऐसा कुछ हो रहा है तो फिर उसमें मैं सहमता नहीं है। घोटाले को सर जेल जाएंगे तो कौन जो घोटाला क्या होगा? घोटाला तो एडमिनिस्ट्रेटिव होगा ना, उसमें जेल। मतलब आरोप सिद्ध हो चुका है, भ्रष्टाचार सिद्ध हो चुका है, लेकिन अब तक उनका FIR दर्ज होने कोई आदेश जारी नहीं है। नहीं, एक उनको पहले वो जांच खत्म करने दो ना, जांच के बाद हम FIR डालेंगे या उसको ड्यूटी से हटा देंगे, वो डिसीजन मैं खुद ले लूँगा, कोई टेंशन नहीं। उसके बाद आपको अवगत कराया जाएगा। आपको वीडियो मैं भारी घोटाला किया है, रसीदें गलत काटी गई हैं, उसको लेकर अब एक वीडियो वायरल हो रही है कि दरगाह प्रबंधक के साथ ही वो आरोपी जो है मौजूद है। क्या कहें? देखो, शायद सुनने में तो आया था, मीडिया के माध्यम से हम लोगों को पता लगा था कि कुछ लोगों के खिलाफ कुछ रसीदों वगैरह का कुछ मामला सामने आया है। उसमें दरगाह प्रबंधन की सिर्फ और सिर्फ यहाँ से आज तक जब से दरगाह प्रबंधक यहाँ पर आई है उस दिन से इनका जो मामला रहा है सिर्फ और सिर्फ विवादों के अलावा और कुछ नहीं रहा है। ना ही इन लोगों ने ज़मीन पर कुछ किया है, सिर्फ और सिर्फ विवादों के अलावा। जब से दरगाह प्रबंधक ने अपना चार्ज संभाला है तब से विवाद है। ऐसी आखिर क्या कारण है? सरकार जो हो जिसके ऊपर इतने भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हों, दिन पर दिन आए दिन खबरें पढ़ते रहते हैं हम, और इसमें दरगाह क्षेत्र की जो प्रबंधन है और यहाँ जो दरगाह प्रबंधन का जो पद है उसकी आए दिन पर दिन यहाँ पर व्यवस्थाएं खराब हो रही हैं, बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है। क्योंकि इन लोगों ने ज़बरदस्ती, ऐसा क्या कारण है जो यहाँ प्रबंधन है वो क्यों नहीं हटाई जाती? सरकार की कहीं ना कहीं इसमें, और या सब कुछ नेताओं की, अधिकारियों की, हमें तो लगता है जनता से सभी जो चर्चा है वो व्यापक है पिरानकलिया क्षेत्र में। यही है कि यहाँ पर सरकार की और प्रशासन की लापरवाही के कारण यहाँ एक जो तानाशाही दरगाह प्रबंधन यहाँ पर मौजूद है। तभी तो आए दिन यहाँ पर कोई भी कागज कार्रवाई जो होती है कि सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए नोटिस वगैरह जारी करने के अलावा और कुछ नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ कागजों में कार्रवाई कुछ नहीं। कर्मचारी को नोटिस जारी कर दिया गया, फिर उसी के साथ जो है कार्यक्रम करके दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं क्या कहेंगे? मैं ये तो कहना चाहता हूँ कि इनका जो कहना है प्रबंधन महोदय का, सिर्फ और सिर्फ इनकी जो कार्रवाई है वो केवल कागजी है, ज़मीन पर इनकी कार्रवाई कुछ नहीं है। इन्हें जो सह है वो सरकार की मजबूत बहुत ज़्यादा सह है। क्योंकि पिरानकलिया क्षेत्र में आए दिन हम देखते रहते हैं, खबरें पढ़ते रहते हैं कि ऐसा क्या कारण है कि एक तानाशाह प्रबंधन को यहाँ पर सरकार ने और प्रशासनिक अधिकारियों ने बिठा रखा है। ऐसा क्या कारण है? रामनगर में कमर्शियल वाहनों की फिटनेस रामनगर ARTO में नहीं होने पर गुस्साए वाहन स्वामियों ने 18 सितंबर को पहाड़ी व मैदानी रूटों पर दौड़ने वाले वाहनों को संचालन बंद करने का ऐलान कर दिया है। रामनगर की संयुक्त कमर्शियल यूनिटों के निर्माण के साथ ही निर्णय का समर्थन दिया गया। मंगलवार को काशीपुर रोड स्थित एक रिजॉर्ट में हुई विभिन्न संगठनों की बैठक में वाहन स्वामियों ने बताया कि रामनगर में स्थित सहायक परिवहन संभागीय कार्यालय में पहले वाहनों की फिटनेस का कार्य न्यूनतम दरों पर सुचारू था। अब यह कार्य रामनगर में न होकर हल्द्वानी कराया जा रहा है। मांग करते बोला गया, उसके लिए बहुत लोगों ने मेहनत की,
बड़ी मुश्किल से यहाँ पे आरटीओ ऑफिस आया। रामनगर में 5 औषधि विक्रेताओं की फर्मों का निरीक्षण किया गया। 3 औषधि नमूने गुणवत्ता जांच के लिए गए। उन्होंने बताया कि गंभीर अनियमितता पाए जाने पर और 2 औषधि विक्रय केंद्रों के क्रय विक्रय पर रोक लगाते हुए लाइसेंसों को मौके पर निलंबित करने की संस्तुति की गई है। कुछ औषधि विक्रेता प्रतिष्ठानों में अनियमितताएं पाए जाने पर फार्मों को मौके पर नोटिस दिया गया है। हमारे द्वारा इनमें चेक किया गया कि इनमें सीसीटीवी है कि नहीं है और एक्सपायरी ड्रग्स को जो सही स्टॉक है उससे पृथक करके रखा गया कि नहीं गया है और इसके अलावा जो मन प्रभावी जो दवाएं हैं उनका जो क्रय विक्रय है वह मेंटेन है कि नहीं है, इसका भी हमारे द्वारा निरीक्षण किया गया है। साथ में ही देखा गया है कि जो भी जो रेफ्रिजरेटर है उसमें भी कई पाया गया कि कई लोगों ने रेफ्रिजरेटर को ऑन ही नहीं किया था। तो इस तरह की थोड़ी थोड़ी नियमितताएं देखी गई हैं। एक्सपायरी ड्रग जैसे सही ढंग से मेंटेन नहीं है। इसी मेडिकल स्टोर में एक्सपायरी ड्रग्स को कूड़े के साथ ही डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है। तो इस तरह की छोटी छोटी नियमितताएं हैं जो देखी गई हैं और इनको हम उसके हमारे तरह एक्शन भी लिया जा रहा है। इस वाले मेडिकल स्टोर को तो हम लाइसेंस सस्पेंशन की संस्तुति मौके पर ही करेंगे, देखिए क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा जो आइटम्स हैं मेडिसिनल आइटम्स हैं सब उसने बाहर की तरफ रखे हुए हैं और साथ में एक्सपायरी ड्रग्स का डिस्पोजल ठीक नहीं है। अनहाइजीनिक कंडीशंस हैं, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी है और जो मेडिसिन हैं उनके ये सेल परचेज बिल भी नहीं दिखा पा रहे हैं। तो सस्पेंशन की संस्तुति करते हैं और बाकी में भी हमें थोड़ी नियमितताएं मिली हैं। एक मेडिकल स्टोर को हमने मौके पर बंद कराया है, वह भी उसमें भी कुछ अनियमितताएं थी, इसके कारण उसको मौके पर बंद कराया गया। और हमारे द्वारा आज 3 लीगल सैंपल भी लिए गए हैं टेस्टिंग के लिए, जो कि प्रयोगशाला में भेजे जाएंगे गुणवत्ता जांच के लिए। वनग्राम पटरानी के सैकड़ों ग्रामीणों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार गांव में बनाए गए हाई स्कूलों में माल धन में मर्ज कर रही है। विरोध में लोगों ने सांकेतिक धरना दिया है। मंगलवार को मालिकाना हक संघर्ष समिति के संयुक्त तत्वाधान में ग्राम पटरानी में बैठक में ग्रामीणों ने बताया कि वनग्राम में रहने वाले लोगों को सरकारें केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करती है। उन्होंने कहा कि उनके गाँव में एक हाई स्कूल है। पटरानी के साथ आसपास के ग्रामीण इलाकों में बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आते हैं, लेकिन सरकार ने अब स्कूलों को इस क्षेत्र में बंद कर करीब 6 किलोमीटर दूर राजकीय इंटर कॉलेज मालधन चौड़ में शामिल करने का आदेश दिया है। अभी जग नहीं रहे थे, ये जगाने का काम हमारे बड़े भाई ऐशलाल जी ने किया है और साथ ही हमारे कोई पार्टी से कोई लड़ाई झगड़ा या कुछ नहीं है, कोई विरोध भी नहीं है। हमारे तो मांगे हैं, अगर हमें वोट ले सकते हैं हमसे तो हमारे मांगने का अधिकार भी तो है। हम लोग ये चाहते हैं कि जिस तरह से आज तो यथाचित चल रहा था हमारे यहाँ पर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हाई स्कूल, उसी तरह से सुचारू रूप से चलाए और अगर ये चलाए थे और जैसे कहते हैं कि हम गाड़ियाँ चलाएंगे या बसें चलाएंगे, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ अगर वो बसें यहाँ चलाना चाह रहे हैं तो 108 गाड़ियाँ आप तक क्यों नहीं चली? कच्ची सड़क की वजह से आप लोग कहते थे कि यहाँ पर रोड नहीं है, 108 नहीं आ सकती है। जो प्रसव महिलाएं मौत के मुंह में बैठी रहती हैं उनके लिए सुविधा नहीं दे पाएंगे और आज कहते हैं कि हम गाड़ियाँ देंगे। कैसे देंगे? इतना बड़ा गांव हमारा क्षेत्र है, पटरानी, कारगिल, कुमुगडार, नई बस्ती, इस तरह से हमारा वन क्षेत्र है। इस गांव में अपने निवास स्थान करते हैं हम लोग, किसी तरह से कठिनाई में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन सरकार को आज तक हमारे विषय में सोचा ही नहीं। सोचना होता तो 108 गाड़ियाँ पहले लगी होती और आज हमारे पास जो संस्था आ रखी है हाई स्कूल की, इसको धीरे धीरे जा रहा है। हमारा जनता का मानना ये है कि हो सकता है आज हाई स्कूल साफ कर रहे हैं, यहाँ से हमारे नजरों से हमारे बच्चों से वंचित कर रहे हैं शिक्षा से। इसी तरह से कहीं जूनियर हाई स्कूल और प्राइमरी और इस तरह से लाइट का भी कहीं हमारे पे विलुप्त न कर दिया जाए। मैं आप लोगों से आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा सरकार से कि इन मर्जी पे जो हमारे उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्कूल को जो मालधन चौड़ के लिए इन्होंने मर्जी किया है उसको रोक दिया जाए। अगर नहीं रोका तो जनता आक्रोशित है और आंदोलन के लिए आगे के लिए बाध्य रहेगी। इसकी जिम्मेदारी स्वयं सरकार की रहेगी। धन्यवाद। पटरानी जो हमारा ये वन ग्राम है, यहाँ पर एक जूनियर आपका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चल रहा है और जिसमें अच्छे खासे बच्चों की स्ट्रेंथ है और इस विद्यालय को क्लस्टर विद्यालय के रूप में आपका जो मालधन चौड़ है वहाँ पर समायोजित किया जा रहा है, जिससे यहाँ के लोग काफ़ी नाराज हैं, यहाँ की जनता, क्योंकि कहने पर एक ही यहाँ पर एक विद्यालय है जहाँ हमारे बच्चे पढ़ते हैं
अब अगर यदि मालधन चला जाएगा तो यहाँ के बच्चे कहाँ जाएंगे, बहुत बड़ा सोचनीय प्रश्न हमारे सामने है। क्योंकि अब सरकार कहती है कि यहाँ के लिए हम बसें लगाएंगे, गाड़ियों से बच्चे हमारे आएंगे, लेकिन यहाँ इस क्षेत्र में जो 108 की गाड़ी है वो तक नहीं आती है, और ना ही यहाँ गैस की गाड़ी जो आवश्यक सेवा में आते हैं वो जब वो गाड़ियाँ नहीं आ रही है, क्या कल को ये गाड़ियाँ यहाँ पर आ सकती है, एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है हमारे सामने। और फिर दूसरा ये है कि यहाँ सारा ये जो जंगली क्षेत्र है, पूरा जंगल का क्षेत्र हमारा, जो बीच का पैदल कच्चा मार्ग है, उसमें हाथी, शेर, बाघों का विचरण दिन में होते रहता है। कई घटनाएं यहाँ पर हो चुकी हैं, बाघों ने कई हमारी माताओं को यहाँ पर मार दिया है, कई पुरुष हमारे हाथियों ने उनको यहाँ पर मार दिया है, कई घटनाएं यहाँ पर हो चुकी हैं। उसके बावजूद भी अगर विद्यालय हमारा कल वहाँ शिफ्ट हो जाएगा या मर्ज हो जाएगा तो हमारे सामने में बहुत बड़ा ये एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है हमारा। इसके लिए हम पीछे नहीं हटेंगे, इसके लिए पूरी संघर्ष से पूरी ताकत इसके लिए लगाएंगे, पूरा हम लड़ाई लड़ेंगे पूरे गांव वाले। आज ये एक हमारा सांकेतिक धरना है, हम सरकार को चेताने जाते हैं और कहना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो ये हमारा पटरानी का हाई स्कूल है इसको मालधन चौड़ में शिफ्ट न किया जाए, मालधन चौड़ में मर्ज न किया जाए, बल्कि ये जो यथावत इसको यहाँ पर रहने दिया जाए। यहाँ पर बच्चों की अच्छी स्ट्रेंथ है, और कम से कम यहाँ पर की जो हमारी आबादी है, कम से कम यहाँ पर हमारे 5000 की आबादी यहाँ पर है। 5000 में मात्र एक हाई स्कूल हमारा है। इसमें कुमगडार के इधर का जो पोर्शन है आपका, कुमगडार खत्ता हो गया, आपका कारगिल पटरानी हो गया, पटरानी हो गया, ये पूरी कुमरिया खत्ता, कई इसमें गाँव हैं जहाँ के बच्चे यहाँ पर आते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो इसलिए हमारा यही सरकार का कहना होगा कि इस विद्यालय को मर्ज न किया जाए। यदि ऐसा होता है तो उसके लिए हम अनिश्चितकालीन धरना देने के लिए मजबूर होंगे। जहाँ तक भी हमें जाने की आवश्यकता पड़ेगी हम उसके लिए हमेशा तैयार रहेंगे। हमारा विद्यालय यहाँ से हटना नहीं चाहिए। यही मुद्दे को लेकर के आज सारी माताएं गांव की हमारी यहाँ बैठी हैं, हमारे पुरुष, हमारे नौजवान साथी सभी आज सांकेतिक धरने में यहाँ पर बैठे हैं। आगे भी हम इसी तरीके से इसके लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। धरना प्रदर्शन जो भी हमको करना होगा उसके लिए हम तैयार रहेंगे। रामनगर के हिम्मतपुर डोटियाल में आयोजित बहुउद्देशीय शिविर में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि शिविर में हाथों हाथ समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा। यदि समस्याओं का किसी कारण निदान नहीं हो रहा है तो संबंधित फरियादी को वजह बताए। सीएम ने लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को त्वरित निस्तारण को कहा। मंगलवार को राजकीय प्राथमिक विद्यालय ग्राम पंचायत हिम्मतपुर डोटियाल में विकासखंड स्तरीय बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। एसडीएम प्रमोद कुमार, ब्लॉक प्रमुख मंजू नेगी और कनिष्ठ प्रमुख संजय ने एक कर लोगों की समस्याएं सुनी। ब्लॉक प्रमुख ने कहा कि शिविर में 202 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए। अधिकारी अधिकतर शिकायतें पेयजल, सड़क व बिजली से संबंधित है, जिनका निस्तारण किया जा रहा है। हरिद्वार में शिवालिक पर्वत पर लगातार हो रहे भूस्खलन रेलवे के लिए मुसीबत बना हुआ है। मंगलवार शाम को 1.5 महीने में तीसरी बार भूस्खलन हो जाने से रेलवे लाइन बाधित हो गई है। करीब 1.5 घंटे बाद, आपको बता दें 1.5 घंटे हरिद्वार देहरादून रेलवे रूट पर 4 रेलगाड़ियां प्रभावित हुई हैं। रेल ट्रैक बाधित होने से रेलवे और जीआरपी अधिकारी तुरंत हरकत में आए और रेलवे लाइन से मलबा हटाकर ट्रैक को सुचारू रूप से किया गया है। आपको बता दें लगातार हो रही बारिश के चलते शिवालिक पर्वत लगातार दरक रहा है, जिसके चलते बार बार रेलवे लाइन बाधित हो रही। वहीं पहाड़ी के दरकने से भीड़भाड़ वाले इलाकों में भी खतरे की जद में लोग हैं। ये मलबा लगभग 6:35 में आया था शाम को, और एक करीबन 1.25 घंटे 1.5 घंटे के आसपास ये मार्ग जो है अवरुद्ध रहा। लेकिन जीआरपी, आरपीएफ और रेलवे विभाग ने मिलकर इसे तुरंत क्लियर करवाया, 1.5 घंटे के अंदर क्लियर कराया, और अब मार्ग पूरी तरह खुल चुका है। इसके बाद से यहाँ पे 2 ट्रेनें भी जा चुकी हैं, जनशताब्दी एक्सप्रेस और उदयपुर सिटी एक्सप्रेस, वो भी क्लियर हो चुकी है। नहीं, देखिए इस तरह मलबे से जान माल को कोई हानि नहीं हुई है। हाँ, पर जो रेलवे का स्ट्रक्चर था वो बाधित हुआ है, और पिछली बार के पिछली बार भी मलबा गिरा था, उससे भी जो हमारा जो डैमेज हुआ था उसको भी हम लोग रिपेयर कर रहे हैं। इसको भी रिपेयर करेंगे, कोशिश करेंगे जल्द से जल्द रिपेयर हो जाए, ताकि भविष्य में अगर इस तरह कोई मलबा आता है तो कोई जान मान को हानि ना। शाहजहांपुर में पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चलाए जा रहे अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम अभियान के तहत थाना पुवाया पुलिस टीम ने हरे पेड़ों का अवैध कटान करने वाले ठेकेदार मंगलपुत्र कन्हैया लाल निवासी बड़ा गांव को गिरफ्तार किया है।
वादी जितेंद्र कुमार मिश्रा जिला गन्ना अधिकारी प्रभारी प्राचार्य गन्ना किसान डिग्री कॉलेज की तहरीर पर दर्ज मुकदमे में आरोप था कि कॉलेज परिसर में सेमल व कुकाट के कुल 7 हरे भरे पेड़ हैं। विवेचना के दौरान मुखबिर की सूचना पर अभियुक्तों को राधा सिटी कॉलोनी से गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर 8 बोटा लकड़ी बरामद की गई है। आगामी विधानसभा निर्वाचन के संबंध में प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में प्रशिक्षण अधिकारियों को बूथ लेवल अधिकारियों को दिया गया प्रशिक्षण में निर्वाचन संबंधी कानूनों की जानकारी दी गई। यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा की अध्यक्षता में प्रशिक्षण 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में लखनऊ में हुआ है। जिला निर्वाचन अधिकारियों, सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों एवं बूथ लेवल अधिकारियों का प्रशिक्षण किया गया। विधानसभा लोकसभा के निर्वाचन की मतदाता सूची को त्रुटि रहित अपडेट करने का दिया गया प्रशिक्षण। के साथ ईआरओ को हेल्प करने के लिए 75 एईआरओस को बुलाया हुआ और 75 ही हर ज़िले से एक बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ को भी बुलाया हुआ है मास्टर ट्रेनर के रूप में। आज की पूरे दिन की यहाँ सुबह से शाम तक ट्रेनिंग है। अलग अलग सेशंस में इनको जो वोटर लिस्ट का काम है, उसकी रिवीजन का काम है, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं, उसके स्टैट्यूटरी प्रोविजंस क्या हैं, उसके नियम क्या हैं, भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश क्या हैं, ये बताया। साथ ही साथ जो ईआरओ नेट है, एक सिस्टम है जिस पे हमारे सारा इलेक्टोरल रोल बनता है, मतदाता सूची बनती है, उसके बारे में बीएलओ ऐप जो मोबाइल ऐप है जो बीएलओ यूज़ करता है अपनी रिपोर्ट लगाने के लिए, फॉर्म भरने के लिए, पोलिंग स्टेशंस के बारे में डिटेल्स भरने के लिए, उसके बारे में बताया है। और जो आगे आके एसआईआर भी जैसे बिहार में हो रहा है तो पूरे देश में आगे जब होगा तो उसके लिए अभी से हमें क्या तैयारियां करनी है ये भी बताया। और जनरली जो हमारा इलेक्टोरल रोल के बहुत सारी चीज़ें हैं जो पता नहीं रहती अधिकारियों को भी, उसकी ट्रेनिंग दी गई है। कल हमने लगभग 150 लोगों को कल ट्रेनिंग थी जिसमें 8 जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारी थे जिनकी पहले ट्रेनिंग नहीं हो पाई थी और 135 के आसपास कल ईआरओ थे, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स। हमने एक पहले सभी विधानसभाओं की ईआरओस की ट्रेनिंग कराई थी, उसके बाद ट्रांसफर्स हुए तो लगभग 125 लोग नए आ गए थे। कल उन सब की भी ट्रेनिंग करा दी। तो आज हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में प्रत्येक ज़िले के ज़िला निर्वाचन अधिकारी को 1 दिन का सघन प्रशिक्षण दे दिया गया है। सारी 403 विधानसभाओं के जो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी हैं, एसडीएम स्तर के अधिकारी, उन सब का 1 दिन का प्रशिक्षण हो गया है सघन। सबका हमने टेस्ट भी लिया है। और अब नेक्स्ट लेवल जो आज से शुरू हुआ वो था मास्टर ट्रेनर्स, एईआरओस और बीएलओस। और सभी ज़िला निर्वाचन अधिकारियों को ये निर्देश हैं कि 30 सितंबर तक ज़िले में ऐसे ही सघन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कर सारे एईआरओस, सारे बीएलओ सुपरवाइज़र्स और सारे बीएलओस की ट्रेनिंग करा दें। उत्तर प्रदेश में 1,62,462 पोलिंग स्टेशंस हैं, यानी इतने ही बीएलओस हैं। हर पोलिंग स्टेशन पे एक बूथ लेवल ऑफिसर है। लगभग 10 बीएलओ के ऊपर एक बीएलओ सुपरवाइज़र है। तो इस तरह जो हमारा प्रशिक्षण 30 सितंबर तक होगा उसमें बड़ी संख्या में हमारे कर्मचारियों की ट्रेनिंग होने वाली है और बड़ी डिटेल और इंटेंसिव ट्रेनिंग होने वाली है। और इस ट्रेनिंग के बाद हम लोग समझते हैं कि हमारी जो पूरी मशीनरी है जो मतदाता सूची को बनाती है वो इतनी सक्षम हो जाएगी कि जब भी भारत निर्वाचन आयोग जो विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण की घोषणा करेगा उत्तर प्रदेश में, एसआईआर का अनाउंसमेंट होगा, तो हमारी मशीनरी पूरी तरह से तैयार होगी। उत्तर प्रदेश में 2003 में 1 जनवरी 2003 क्वालिफाइंग डेट थी, उसके हिसाब से इंटेंसिव रिवीजन हुआ था। सारे उत्तर प्रदेश के सभी ज़िलों के विधानसभाओं के हमने वोटर लिस्ट को ऑलरेडी सीओ उत्तर प्रदेश की जो वेबसाइट है उस पर अपलोड कर दिया है। उसको कोई भी व्यक्ति देख सकता है उसका नाम।
और हम जो ट्रेनिंग दे रहे हैं और जो तैयारियां कर रहे हैं उसमें ये भी मिलान कर रहे हैं कि ऐसे मतदाता आज की मतदाता सूची में जो 2003 की भी मतदाता सूची में थे, जिससे जब कभी भी SIR का अनाउंसमेंट होगा तो उत्तर प्रदेश में जो वोटर्स हैं कम से कम उनको अपने डॉक्यूमेंट्स देने पड़े। यानी जहाँ जहाँ 2003 वोटर लिस्ट में नाम है, हमारे BLOs पहले से ही पता कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ आज की तारीख में कोई वोटर अगर किसी बूथ में है तो 2003 में वो किस बूथ में किस सीरियल नंबर पे था, जिससे जब SIR होगा तो मतदाताओं को हमारे BLOs गाइड कर सकते हैं कि उनकी एंट्री कहाँ है, कहाँ से वो एक्सट्रैक्ट लेके अपना एन्यूमरेशन फॉर्म के साथ उसको देंगे। और हमारी उम्मीद है कि लगभग 70-75% ऐसे मतदाता आज की मतदाता सूची में हम निकाल लेंगे जिनके लिंक्स उनके स्वयं के नाम या उनके माता पिता के नाम 2003 की वोटर लिस्ट में होगा। तो ऐसे मतदाताओं को बहुत कम से कम डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी अपना एन्यूमरेशन फॉर्म के साथ देने। उत्तर प्रदेश के सारे 75 ज़िलों के मास्टर मथुरा में मंगलवार शाम को DIG के साथ दीनदयाल धाम आए आयुक्त ने मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की तैयारी का जायजा लिया। मेला समिति के पदाधिकारियों और स्मारक निदेशक से कार्यक्रम स्थल और लोगों की संख्या के बारे में बात की। आयुक्त शैलेंद्र कुमार सिंह ने शाम को DIG शैलेंद्र पांडे के साथ दीनदयाल धाम पहुंचे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय सरस्वती विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मेला समिति के पदाधिकारी और स्मारक समिति के निदेशक सोनपाल से मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों की संख्या और कार्यक्रम स्थल की जानकारी भी जुटाई। पुलिसकर्मी रहेंगे। महिलाओं की भी यहाँ पे आगमन होगा मेले में, उसको दृष्टिगत रखते हुए महिला पुलिसकर्मियों की भी पर्याप्त डिप्लॉयमेंट की जाएगी। यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से रहे उसको दृष्टिगत रखते हुए ट्रैफिक के हमारे पुलिसकर्मी, पार्किंग की व्यवस्था, डाइवर्जन की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएँ की जाएंगी। और जो फोर्स की डिप्लॉयमेंट के साथ साथ तकनीक का भरपूर इस्तेमाल, जिसमें CCTV कैमरे, ड्रोन कैमरों के माध्यम से भी भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी वो सतत सुनिश्चित कराई जाएगी। जो आयोजक गण हैं तथा यहाँ के स्थानीय हमारे साथी हैं, उन सबका सहयोग लेते हुए इस भव्य कार्यक्रम को सकुशल संपन्न कराएंगे। सुरक्षा की बात की जाए तो सर कितनी पुलिस फोर्स लगाई जाएगी और कितने कैमरे लगेंगे? सुरक्षा में एग्जैक्ट संख्या बताना सुरक्षा के दृष्टिकोण से सही नहीं होता। जैसा मैंने बताया कि पर्याप्त संख्या में सुरक्षाकर्मी यहाँ पर डिप्लॉयड हैं। हम लोग देखते हैं कि ये एक परंपरागत आयोजन है और विगत कई वर्षों से आयोजन होता आ रहा है और यहाँ पर जो कृषि की विभिन्न तकनीकें हैं उसकी किसानों को जानकारी दी जाती है, तमाम चर्चा पर चर्चा की जाती है। और इस क्षेत्र का एक ऐसा मेला है जहाँ पर भीड़ का संगम होता है, उन कृषकों का संगम होता है जो तमाम योजनाओं, सरकारी योजनाओं से लाभ लेना चाहते हैं। सरकार की जो विभिन्न योजनाएँ हैं उनका प्रचार प्रसार होता है और हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी दूसरी बार यहाँ पर पुनः आ रहे हैं इस मेले में। हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। उसको दृष्टिगत रखते हुए जो मेला कमेटी है उसके माध्यम से पूरी तैयारियाँ की जा रही हैं और जो यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था है उस एंगल को दृष्टिगत रखा जा रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो आयोजन होने जा रहा है जन महोत्सव पर एक बेहतर मेला होगा जिसमें न केवल चर्चा पर चर्चा होगी बल्कि इस जनपद के नहीं बल्कि आसपास के जो लगे हुए जनपद हैं उन सब के कृषक भाई यहाँ आएंगे और विभिन्न योजनाओं से लाभ दीनदयाल उपाध्याय स्मृति महोत्सव में 17 तारीख शाम से सुंदरकांड के पाठ से शुरुआत होगी। सुबह हवन यज्ञ के साथ मेले का शुभारंभ होगा। उसके बाद रंगोली प्रतियोगिता है। उसके बाद
बाद फिर विधिवत मेले का उद्घाटन होगा। उसमें विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री श्री बजरंगलाल भागना जी रहेंगे, उमापीठ के रामदेवानंद जी संत रहेंगे। शाम को रसिया दंगल का कार्यक्रम है। दूसरे दिन सुबह फिर जन्मोत्सव है। त्रयोदशी का हम हिंदू तिथि के हिसाब से पंडित दीनदयाल जी का जन्मोत्सव मनाते हैं। तो उनके जो मूल स्मारक है उस पर हवन होगा। हवन के बाद फिर बधाई गीत होंगे। उसके बाद 11 बजे से माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है, युवा सभा रहेगी। शाम को 9 बजे से कवि सम्मेलन की व्यवस्था है, कवि सम्मेलन रहेगा। तीसरे दिन सुबह स्वस्थ गौवंश प्रतियोगिता रहेगी। उसके बाद महिला लोकगीत, जो यहाँ ब्रज की प्रथा है, महिला लोकगीत रहेंगे। शाम को 2 बजे से महोबा जनपद में संचालित प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। यह हड़ताल कबरई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्थित जन औषधि केंद्र में हुए विवाद और मारपीट की घटना के विरोध में की गई। कर्मचारियों का आरोप है कि लगातार अराजक तत्व केंद्र में घुसकर न केवल उन्हें परेशान कर रहे हैं, बल्कि कर्मचारियों ने के वीडियो बनाकर गलत तरीके से प्रचारित किए जा रहे हैं। इसी प्रताड़ना के चलते बीते रोज हुई मारपीट की घटना सामने आई। एरिया मैनेजर अभिषेक सिंह का कहना है यह विवाद साजिशन कराया गया है। वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए उन्होंने अपने ही केंद्र के एक कर्मचारी को हटा भी दिया। इसके बावजूद अराजक तत्व लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं और कामकाज बाधित कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि केंद्र पर निर्धारित नियमों के अनुसार ही दवा बेची जा रही है, लेकिन आए दिन अराजक तत्वों की हरकतों के कारण स्वतंत्र रूप से काम करना मुश्किल हो गया है। इलाज कराने आज हम सरकारी अस्पताल में हो आए। क्या दिक्कत आ रही? यहाँ जो है दवा लेना थी तो यहाँ बंद है, दवा मिल रही है। बाहर लेने गए तो वहाँ दुगने तिगने रेट पे मिल रही, तो ये परेशानी है हमको। यहाँ सरकार ने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोल रखा है, ये पैके यहाँ हमको लाभ नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा? क्या होगा बात? ये बंद है, बंद करते हैं, खोलते नहीं है। कितनी दिक्कतें हो रही? बड़ी परेशानी हो रही है हम लोगों को। बाहर से आते हैं, पेट्रोल फूकते हैं गाड़ियों का, चले जाते हैं। अच्छा, जो गरीब मरीज बेचारे आते हैं वो क्या करेंगे? अब मर जाएंगे बस, दवा नहीं मिलेगी, पैसे उतने है नहीं कि ले पाएंगे, और यहाँ मिल नहीं रही है। बंद करें। क्या चाहते हैं सरकार से? क्या कहेंगे? सरकार से ये चाहते हैं कि ये रोज खुलता है, यहाँ हमको दवा मिलती रहे। ये समस्या आ रही है। सारे महिला कर्मचारी और हमारे कर्मचारियों ने और पुरुष कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी है, क्योंकि एक कर्मचारी के साथ कल मारपीट की घटना घटित हुई है। क्यों बंद किए? क्या मांग? टारगेट करके जो परेशान किया जा रहा था, जब तक इसका समस्या का निराकरण नहीं होगा तब तक ये हड़ताल लगातार जारी रहेगी, ऐसा हमारे समस्त महिला कर्मचारियों का कहना है, क्योंकि उनकी सुरक्षा को लेकर के लगातार वो हम पर सवाल खड़े कर रही हैं। तौर पे देखा जा रहा है कि कर्मचारी जो है उसको मार रहे हैं, विकलांग को। इस पर क्या कहेंगे? सेल की मतलब एक ऐसा डाटा मांगते हैं जो हम उन्हें नहीं दे सकते, ठीक है। तो उस डाटा को मना करने पर जब उनसे मना किया गया तो उनके द्वारा गम्मा बहन की गाली गलौज की गई। जब गाली गलौज की गई और उसके बाद ये हमारे कर्मचारियों को अंदर घुस के मारा गया, तो उसमें कि बचाव पक्ष में किया, अभियोजन ने भी उन्होंने अपने बचाव पक्ष किया। अब दिक्कत ये आ रही है कि जब ये प्रधानमंत्री ये खुला हुआ है तो इसमें ये बंद है, बंद के कारण दवा नहीं मिल पा रही है। तो बाहर से जा रहे हैं दवा के लिए, तो वो दुगने रेट पर दे रहे हैं, और यहाँ सस्ते रेट पर मिल जाती है दवा। संभल के जूनाबाई में कर्मयोगी वन समाज सेवा के लिए प्रेरित किया गया। योग कर्मसु कौशलम विषय को लेकर जनता इंटर कॉलेज जूनाबाई के छात्राओं के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। समाज में हो रही घटनाओं को लेकर प्रकाश डालते हुए कहा कि जीवन सफलता की वह कुंजी है, अगर सही चाबी मिल जाए तो भविष्य सफल उज्जवल होता है, और एक भूल के कारण ही हम अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। इससे ना ही हम समाज सेवा कर पाते हैं और ना ही अपनी मंजिल को हासिल कर पाता है। समाज में बढ़ते हुए अपराध को लेकर उन्होंने कहा कि हम हमारे समाज में ही सुरक्षित नहीं हैं। समाज में अप्रिय घटनाओं से अपने लक्ष्य, कर्म और समाज सेवा बाधित होती है। हम अपने समाज में सुरक्षित नहीं हैं। सुरक्षा ना होने की वजह से ना ही हम अपने परिवार को सुरक्षित रख पाएंगे और ना ही अपने अधिकारों को सुरक्षित कर पाएंगे। सबसे बड़ी चुनौती मानव की सुरक्षा की है। किसकी है? हमारे ही समाज में हम सुरक्षित नहीं हैं। मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ?
हम अपने ही समाज में सुरक्षित नहीं हैं, ये सत्य है और कड़वा सत्य है। भी करना चाहते हैं तो समस्या ये आती है कि उसकी शुरुआत कैसे करें, कैसे साथ देंगे, कौन लोग होगा। महोबा जिले में पंचायत चुनाव 2026 की तैयारियों के तहत जारी मतदाता सूची इस समय सबसे बड़ा मजाक बन गई है। गड़बड़ी का आलम यह है कि कहीं एक साधारण मकान में 4271 मतदाता दर्ज है तो कहीं एक घर में 243 मतदाता होने से लोग हैरत में हैं। मतदाता सूची में ऐसी गड़बड़ी देखकर हर कोई हैरत है, जबकि अधिकारी इसे मामूली त्रुटि बता रहे हैं। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव को लेकर मतदाता पुनरीक्षण में इतना बड़ा गड़बड़झाला सामने आया है। कुलपहाड़ तहसील के जैतपुर ग्राम पंचायत का मकान नंबर 803 तो सुर्खियों का केंद्र बन चुका है। यहाँ के वार्ड नंबर 3 जुगियाना में 4 कमरों वाले इस एक ही मकान की मुख्य उजिया की 10 वर्ष पूर्व मृत्यु हो चुकी थी, फिर भी मतदाता सूची में उसका नाम दर्ज है। मगर ताज्जुब की बात यह है कि मतदाता क्रमांक 2251 इसी मकान नंबर में 803 में 4271 लोग कागजों में इस घर की स्थायी निवासी बना दिए गए हैं। लोग इसको लेकर विभागीय जिम्मेदारियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हम मात्र 6 लोग वोटर हैं उस एक मकान में, ये इतने दर्ज कहाँ से हो गए? ये BLO साहब से लोगों को दर्शाया गया आपके मकान? 250 लोगों को दर्शाया गया, कम से कम 246 लोगों को दर्शाया गया 96 में, तो 97 में अलग है। 97 कितना है? 97 में 185 ये ऐसी मामला है, हमने देखा है। हम BLO साहब से पूछना चाहते हैं कि किस आधार पर दर्शाए गए हैं लोगों को एक मकान में, इतनी आबादी कहाँ से आ गई? उसमें सब जाति के लोग हैं सर। मैंने देखा मुस्लिम भी 96 में दर्ज है और पंडित भी है, उसमें बाल्मीकि समाज के भी लोग दर्ज हैं एक ही मकान में। नहीं तो हम तो BLO साहब से पूछेंगे ना ये मामला क्या है। BLO साहब कहते हैं हम बताएंगे आपको, फिर हमने मीडिया के लोगों को सूचित किया। 21 तो 2011 से बनी थी, 11 में भी हमने वोट डाले, फिर हमने 15 में ही वोट डाले प्रधानी की, और फिर 21 में भी वोट डाले हमने। इसी आधार पे अभी भी वोट डर रहे हैं। ये मुद्दा देश में चल रहा है कि एक मकान में कितने दर्ज, राहुल गांधी का ही तो मुद्दा है। आपने देखा भी टीवी पे छाया है, राहुल गांधी कहते हैं एक मकान में वोटों की चोरी, एक मकान में इतने 2-2, 250 लोग दर्ज है मकान में, तो क्या होगा? फिर तो कोई दावा भी कर सकता है ना ये मकान किसका है, एक दूसरे के मकान पे कानून के तहत। तो आप तो बता रहे हैं 2011 से हम दर्ज हैं। हाँ तो सब जब हमने देखा था इस वोटर लिस्ट को तब हम जागृत हुए, ये मामला क्या है। क्या चाहते हो? हमें चाहते हैं क्रम बाई क्रम मकान में बनना चाहिए, ये मकान किसका है, इस मकान किसका है, तो क्रम संख्या सही रहना चाहिए। वोटर की संख्या, वोटरों की सही होना चाहिए। जिस मकान में जितने लोग दर्ज हैं उतने ही दर्ज होने चाहिए। ऐसे ही एक मकान में 200 लोग दर्ज हैं, उसका मकान रहने लोग हो चाहे ना हो, ये क्या मामला है? कितने बाई कितने का मकान है आपका? हमारा 20 बाई 30 का होगा मकान। सदस्यों की संख्या कितनी है? 6 लोग हैं हम लोग। नहीं हाँ, यहाँ भी लोग तत्परकार कर रहे। ये वार्ड क्रमांक 13 में जो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी सामने आई, एक ही परिवार की करीब 243 लोगों को दर्ज कर दिया गया। मकान नंबर 997 में 996 में 185 लोगों को दर्ज कर दिया गया। क्या देखा आपने, क्या पाया? इसमें त्रुटियां हैं तो इसमें अब वही आयोग संशोधन करा रहा है, पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है, तो किया जा रहा है संशोधन। क्या गड़बड़ियां पाई? गड़बड़ियां यही मकान नंबर दर्ज है, तो एक मकान नंबर कई जगह दर्ज है, वही चल रहा है क्रम। किस तरह सुधार होगा? सुधार तो ये आयोग का काम है कि आयोग किस तरह से सुधार करवाता है। हम लोग तो जो प्रविष्टियां मांगी हैं उसको भर के देंगे। आपने मौके पे गए, आपने देखा वार्ड क्रमांक 13 में क्या गड़बड़ी? गड़बड़ियां तो ये है कि मकान नंबर दर्ज है एक जगह, वही कई जगह मिल रहा है, और वोटर लिस्ट जो पुरानी बनी हुई है तो उसी के हिसाब से काम है। अब ये 2011 के आसपास। गाजियाबाद के लोनी थाना क्षेत्र के राम विहार का एक मामला है, जहां पर राहुल ने अपने भाई को कमरे में बंद कर दिया और फिर अपने आप को दूसरे मंजिल पर स्थित एक कमरे में अपने ऊपर तेल डालकर कुंडी लगा ली और सुसाइड करने का प्रयास किया। सूचना पर पहुंचे तेज तर्रार चौकी प्रभारी बंतला ने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए युवक की जान बचाई और उसके भाई को भी कमरे से मुक्त कराया। चौकी प्रभारी बंतला विवेक जामल ने बताया कि युवक राम विहार में रहता है और अपने पिता से प्लॉट में हिस्सा मांगने
मांगने को लेकर विवाद चल रहा था, जिससे परेशान होकर अपनी जीवन लीला समाप्त करने जा रहा था, लेकिन चौकी प्रभारी की सूझबूझ से युवक की जान बच गई है। ललितपुर में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले मंगलवार को जिले भर के सैकड़ों शिक्षकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन यात्रा बेसिक शिक्षा कार्यालय से निकलकर जिला मुख्यालय तक पहुंची, जहां शिक्षकों ने टेट टीईटी अनिवार्यता को लेकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। शिक्षकों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बनी परिस्थितियों पर गंभीर सवाल खड़े किए और कहा कि वर्षों से सेवा दे रहे अनुभवी शिक्षकों को केवल एक परीक्षा के नाम पर अयोग्य करार नहीं दिया जा सकता है। प्रदर्शन में शामिल शिक्षकों ने जिला कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है। ललितपुर के ग्राम पनारी में जिला पंचायत की जमीन पर लगे हरे भरे पेड़ों का दबंगों ने कटान किया। मौके पर पहुंचे अधिकारी जिले के ग्राम पनारी क्षेत्र में दबंगई का मामला सामने आया। यहां दबंग लोगों ने जिला पंचायत की जमीन पर लगे हरे भरे पेड़ों को निशाना बनाते हुए अवैध तरीके से उन्हें काट दिया। बताया जा रहा है कि 4 बड़े पेड़ों की रातों रात काट कर उनकी सफाई कर दी गई, जिसकी जानकारी ग्रामीणों ने संबंधित अधिकारियों को दी। सूचना पर लेखपाल और जिला पंचायत कार्यालय के अधिकारी मौके पर पहुंचे। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन दिया। 7 सूत्रीय मांगों को लेकर जताया आक्रोश। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के बैनर तले उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में संगठन के पदाधिकारी और सदस्यों ने एकजुट होकर अपनी समस्याओं व मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। इस क्रम में सोमवार को एसोसिएशन के जिला इकाई के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए जिला अधिकारी को 7 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा है। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि लंबे समय से ग्रामीण पत्रकारों की बुनियादी समस्याओं और सुरक्षा को लेकर सरकार से मांग की जा रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने साफ कह रखा है कि पत्रकारों के खिलाफ कोई भी मामला दर्ज होने से पूर्व उसकी पहले जांच की जाए, पर यहाँ हो ये रहा है कि डायरेक्ट FIR हो जाती है, किसी से कोई पूछा नहीं जाता, ना कोई प्रशासनिक स्तर पर बैठ होती है। तो उसी संदर्भ में हमारी मांग है कि पहले किसी राजपत्रित अधिकारी से पता किया जाए कि वास्तविकता में कोई घटनाक्रम हुआ है कि नहीं हुआ है, कि पत्रकार को झूठा फंसाया जा रहा है। 5वीं मांग है स्थायी समिति में, वैसे ग्राम पंचायत सदस्य है, पर इसके अलावा जो मान्यता प्राप्त समिति है उसमें भी हम लोगों ने स्थान मांगा है, ताकि सिर्फ सिंडिकेट पत्रकारों की मान्यता ना हो, ऐसे लोगों की भी मान्यता हो जो वास्तविकता में जिला स्तर पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा प्राकृतिक आपदा या ग्रामीण क्षेत्र में जो पत्रकार की मृत्यु हो जाती है, उसके लिए हम लोगों ने प्रति व्यक्ति 20 लाख रुपए की मांग की है। सबसे बड़ा बिंदु जो इस समय पत्रकारिता को कलंकित कर रहा है, दूषित कर रहा है, कई सारे न्यूज़ चैनल हैं, अखबार हैं जो यूट्यूब चलते हैं, उनका डिजिटल रोड मैप है, चलता है प्रॉपर, पर कई सारे ऐसी स्थितियाँ भी हैं कि यूट्यूब चल रहा है पर उनका कोई सिंडिकेट है, एक तरह से उनका कोई देखने वाला नहीं है। रिसेंटली भारत सरकार ने भी कहा है कि अगर कोई डीप खबर चलाता है या कोई भी ऐसी खबर चलाता है तो उनको खुद अपना फैक्ट चेक तैयार करना होगा। ये आने वाले समय के लिए बहुत बड़ी स्थिति है कि भाई कई सारे लोग हैं जो डिजिटल माध्यम से पत्रकारिता कर रहे हैं, उन्हें खुद नहीं पता होता है कि जिस चैनल में हम काम कर रहे हैं वो चैनल हमारी पैरवी करने के लिए सक्षम है कि नहीं। हमारे संगठन ने इसलिए भी नियम बनाया है कि जो लोग भी काम कर रहे हैं सबसे पहले वो अपने संस्थान में कहें कि भाई हमारी मदद कीजिए। जब संस्थान मदद नहीं करता है तो हम आपके साथ खड़े हैं। ग्राम पंचायत हमेशा से साथ रहा है, आगे भी साथ
चलेगा। ठीक है, बहुत बहुत संभल में 30 से अधिक अस्पतालों पर छापा मारा गया है। एसपी अनुकृति शर्मा की सख्ती से मचा हड़कंप। संभल में स्वास्थ्य विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई सामने आई। 30 से ज्यादा हॉस्पिटल पर संयुक्त छापेमारी की गई है, जिससे सभी इलाके में सभी स्वास्थ्य केंद्रों में हड़कंप मच गया। आपने तो ये हम लोगों को कई शिकायतें प्राप्त हो रही थी, कई सारी ऐसी घटनाएं भी प्रकाश में आई जो अनधिकृत हॉस्पिटल है वो क्षेत्र में संचालित हैं और उनके द्वारा बिना रजिस्ट्रेशन के जो है मरीजों का इलाज किया जा रहा है, एडमिट किया जा रहा है, इवन सर्जरी करी जाती है। तो आज स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा पूरे जनपद में ऐसे अस्पतालों को चिन्हित कर जिन पर पूर्व में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और वो संचालित थे, उन सभी पे कार्रवाई की जा रही है और आपको आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएंगे। अब कितने हॉस्पिटलों में जाते हैं? हर क्षेत्र में करीबन आज 30 के लगभग अस्पताल जो हमने चिन्हित किए थे, उसके बाद भी आप क्योंकि कार्रवाई शुरू हुई तो लोगों के द्वारा इनपुट भी मिल रहे हैं, तो हम लोग कार्रवाई अभी जारी है और आपको एक डिटेल प्रेस वार्ता के जरिए इसके बारे में कमर के अभिलेख जब्त किए गए हैं। हाँ, जो भी जहाँ अनधिकृत हॉस्पिटल थे वहाँ से जो भी अभिलेख हैं, उसके अलावा जो उनके इक्विपमेंट्स हैं वो सब हम लोगों के द्वारा जब्त किए गए हैं, क्योंकि लोगों का जो स्वास्थ्य है वो हम सबकी प्राथमिकता है और हम नहीं चाहते किसी भी जो इनोसेंट व्यक्ति है उसकी जान इसलिए जाए क्योंकि वो एक गलत अस्पताल में जो उसको पता भी नहीं कि अनधिकृत है वहाँ इलाज। महोबा जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कबरई में मारपीट में घायल विकलांग भरतलाल साहू के नाम को जिला अस्पताल में बदल देने का अजीब मामला सामने आया। कबरई थाना क्षेत्र के विशाल नगर निवासी भरतलाल साहू को मारपीट के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कबरई में इलाज के बाद गंभीर हालत में जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने उसे राम गोपाल नाम से भर्ती कर दिया, जिससे परिजनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस मामले को लेकर पूर्व मंत्री अस्पताल स्टाफ को जमकर खरी खोटी सुना रहे हैं। आपको बता दें कि कबरई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के जन औषधि केंद्र में बीते रोज विकलांग भरतलाल के साथ मारपीट हुई थी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामले को और गंभीरता से लिया गया। जिला अस्पताल में भर्ती कराने पर स्वास्थ्य कर्मियों ने भर्ती रजिस्टर में उसका नाम भी बदल दिया। डीएम इस कारण परिजन भरतलाल की खोज में महोबा और कबरई के बीच बार बार आ जा रहे थे। डॉक्टर का कहना है कि यहाँ रामगोपाल की एंट्री है जबकि मरीज भरतलाल है। फिर कागज बड़ी मुश्किल में भी मिले, उसका भरतलाल के नाम का कोई कागज अभी तक रजिस्टर में दर्ज नहीं है। वो उनका एक राम गोपाल करके है, वो उन्हीं को बता रहे हैं कि यही भरतलाल है। और जब देखा गया, बहुत तलाशा गया, तो उसमें भरतलाल के कागज मिले। ये स्थितियां हैं, बताइए कि राम गोपाल का इलाज भरतलाल के हो रहा है। यदि कमजोर होता तो पता नहीं क्या होता, भगवान ने बचा लिया उसको। एक बात बताइए कि पुलिस के द्वारा जो कागज लाए गए, जो उन कागजों में क्या दर्ज था और जो यहाँ कागज जमा है उन कागजों में क्या दर्ज? भरतलाल जो पुलिस लेके आए उसमें भरतलाल दर्ज है और यहाँ कागज में उनका नाम शायद राम गोपाल दर्ज है। किस नजरिए से देखते हैं इस पूरे प्रकरण को? बहुत घोर लापरवाही का नतीजा है। भाई, डॉक्टर के हाथ में इलाज करना है, भगवान से प्रार्थना करके इलाज करते हैं, मरीज बचते हैं, मगर ये भगवान का दूसरा रूप है डॉक्टर। और यदि इस तरीके से होगा तो कैसे बचेगा आदमी, क्या करेगा वो? क्या लगता है आपको कोई साजिश के तहत? सीएमओ साहब से कि जिस कर्मचारी की गलती है उसको टर्मिनेट करने के लिए कार्रवाई करें। तो किस मामले में आए थे ये इलाज कराने, क्या हुआ था? अभी मुझे जानकारी नहीं, अस्पताल में आए थे, बाकी मुझे आप देख लीजिए, पता कर लीजिए। भाई, किन्हीं और अन्य के विवादों में मैं क्यों? मैं तो इलाज के संबंध में आया था, देखने आया था। हमारा साथी है, हमारा भाई, उसके लिए हम आए थे। किस मामले में आया वो तो आप महोबा में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले मंगलवार को शिक्षक कलेक्ट्रेट परिसर में धरने पर बैठ गए। यह विरोध प्रदर्शन सुप्रीम कोर्ट के 1 सितंबर को जारी आदेश के खिलाफ किया गया, जिसमें 2010 से पूर्व नियुक्ति शिक्षकों के लिए टीईटी परीक्षा अनिवार्य कर दी गई। शिक्षकों ने कहा कि यह आदेश उनकी सेवाओं पर संकट खड़ा कर रहा है और साथ ही परिवारों की आजीविका को खतरे में डाल रहा है। धरने का नेतृत्व जिलाध्यक्ष रमाकांत मिश्रा ने किया। इस दौरान शिक्षक संघ ने प्रधानमंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री को संबंधित 5 सूत्री मांगों वाला ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों को टीईटी से मुक्त रखा जाए, उनकी सेवा शर्तें सुरक्षित रहें और साथ ही नियुक्तियों को मान्यता दी जाए। महिला एवं दिव्यांग शिक्षकों पर अनावश्यक दबाव न बनाया जाए और उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा भी की जाए।
करें। ये एक बड़ा मुद्दा है। कैसा मुद्दा है? अगर हम लोग के ऊपर टीटी लागू कर दी गई तो बताइए कि घर में महिलाएं हैं, घर भी जाएंगी, उनके और घरेलू काम है, बहुत सारे काम है, तो हम लोग अपनी नौकरी बचाएं, बच्चों को पढ़ाएं, क्या करें क्या नहीं करें, ये समझ में नहीं आ रहा है। इतना पढ़ाने के बावजूद एक और टेस्ट, फिर एक और टेस्ट, फिर एक और टेस्ट, कितनी टेस्ट, ये समझ में नहीं आ रहा है। चाबुक चलाएंगे, ये हम लोगों को कतई बर्दाश्त नहीं है। ये इनके जो काले कानून लगातार बनते जा रहे हैं, इसका हम लगातार विरोध कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। इसके पहले भी जब हमारी नियुक्ति हुई थी तो डंडे खा के ही हम लोगों को नियुक्ति मिली। से लखनऊ तक हम लोग योगी सरकार को कहते हैं कि हम लोग इसी तरीके से धरना करते हैं, करते रहेंगे और आगे लखनऊ तक आपको छोड़ेंगे नहीं। एक शिक्षक की जो भूमिका है हम बतौर बहुत अच्छी तरीके से निभा रहे हैं। हमारा हर जगह सम्मान है। आप क्यों सम्मान को डुबोने में लगे हुए हो? जी बिल्कुल। टीटी नाम की कोई चिड़िया थी ही नहीं। हम जानते नहीं टीटी क्या है। हमें जिन अर्हताओं को लेकर के नौकरी दी गई थी हमने वो पूरी की। हम लोग अपने समय के टॉपर से, हम लोगों को जो एग्जाम दिलाया गया, विशिष्ट बीटीसी कराई गई, हम लोगों ने वह पूरी की। या हमारे जो बड़े भाई बंधु थे जो बीटीसी का एग्जाम देकर के आए थे, जिनने बीटीसी किया, वो बीटीसी के माध्यम से शिक्षक बने हैं। आज हम पर धीरे से टीटी लागू कर दिया गया है। हम ऐसा नहीं हम टीटी नहीं कर सकते, लेकिन हम टीटी क्यों पढ़ें, हम क्यों इसको क्वालिफाई, जब हमारे समय में ये था ही नहीं। ये बात हमारे सम्मान की है। क्या हमारा कोई सम्मान नहीं है? आप जब चाहें तब हमारे ऊपर कोई भी नियम लागू कर देंगे। क्या आप हमें किसी भी तरीके से काटने के लिए लगे हुए हैं? आप हमें बांटने के लिए लगे हुए हैं। आप ऐसा नहीं है हम पढ़ाई से डरते हैं, हम टेट क्वालिफाई नहीं कर सकते। जब हम एक आदर्श शिक्षक हैं, हम करेंगे तो हम सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन सिविल सर्विस बच्चे हमारे निकलते हैं और वो हमारे ही बच्चे होते हैं, तो हम टेट भी निकाल सकते हैं। लेकिन ये हमारी मर्यादा को तार तार करने का काम है। इसलिए हमारा एक ही सरकार से मांग है कि ये टेट हम वापस करवा के ही मानेंगे। जी, ये माननीय जिलाधिकारी जी के माध्यम से भारत सरकार, प्रधानमंत्री जी और मानव संसाधन विकास मंत्रालय जी को जो है ये हमारा ज्ञापन जा रहा है। मांगे पूरी नहीं होने पर करेंगे। आप देखिए हमारे टीचर्स आज आप देखिए हजारों की संख्या में है, और कल के दिन अगर ये रूप और बड़ा होता है तो पूरे। मॉर्निंग आगाज की इन तमाम खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।